अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आज अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का ये लेक्चर 2 कर रहे हैं और लेक्चर 1 में हमने कुछ टूल्स देखे थे और हमारे टूल्स के ऑप्शंस देखे थे। और अब लेक्चर 2 में जो हमारे रिमेनिंग टूल्स थे, जो बचे हुए टूल हैं, हम वो देखेंगे और हम कुछ पैनल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद से हम कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फोटोशॉप में चलते हैं और वहाँ पे हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप में आ गया हूँ और जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था कि हमने मूव टूल से लेके आई ड्रॉपर टूल तक ये सारे टूल्स हमने कवर किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हीलिंग टूल और इसमें तीन मेन टूल्स हैं जो है स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश और पैच टूल। तो यहाँ मेरे पास एक फ़ोटो ओपन है जिसमें एक वुडन टेक्सचर है और उस पर कुछ ये ब्लैक कलर के निशान हैं। तो हम जो पहला हमारा हीलिंग ब्रश टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और जैसा कि नाम आपको बता देगा कि ये उन जगहों में यूज़ होता है जहाँ पे जो हमारा स्पॉट है या फिर हमारा जो भी इम्परफेक्शन है वो बहुत ही छोटा है या स्पॉट साइज़ का है। तो चलिए यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा। जूम इन करने के लिए मैंने कंट्रोल और प्लस दबाया है। और अगर आप जूम इन के दौरान अपना डॉक्यूमेंट या पिक्चर मूव करना चाहते हैं तो आप हैंड टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हैंड टूल टेम्पररी एक्टिवेट करना है तो आप उसके लिए स्पेस बार दबा के रखिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका हैंड टूल बन जाएगा। तो ये मैं इस ब्लेमिश पे थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ब्रश ये स्पॉट हीलिंग के कुछ ऑप्शंस हैं। जो पहला है वो है हमारा ब्रश साइज़, कि वो किस साइज़ का होना चाहिए, किस साइज़ क्या हार्डनेस है हमारे ब्रश की। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपका जो ब्रश साइज़ है वो जो भी आप करेक्ट करना चाह रहे हैं स्पॉट, उससे थोड़ा सा बड़ा हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, फोटोशॉप उतना अच्छा काम नहीं करता और कुछ आपका एरिया बच जाता है उस ब्लेमिश का। तो मेक श्योर कि वो पूरा का पूरा आपका ब्रश उस एरिया को कवर कर रहा हो। जो हमारा टाइप है यहाँ पे, ये फोटोशॉप के कुछ एल्गोरिदम है जिससे फोटोशॉप कैलकुलेट करता है कि क्या जो हम रिपेयर करना चाह रहे हैं उसकी जगह पे वो किस एरिया से रिप्लेस करेगा। तो कंटेंट अवेयर इसका एक नया एल्गोरिदम है जो अभी लेटेस्ट CS5 या CS6 से इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रॉक्सिमिटी मैच हमारा ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। और हमारा यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सैंपल ऑल लेयर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी करेक्शन करें वो एक न्यू लेयर पे करें तो आप इसको ऑन कर लीजिए। अभी क्योंकि हम सारा काम अपना बैकग्राउंड लेयर पे कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि ये क्लिक है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं। तो मैंने अपना ब्रश जो है हीलिंग ब्रश का वो थोड़ा सा हमारे जो भी निशान है उससे बड़ा कर लिया है। अब मैं जैसे ही क्लिक करके रिलीज़ करूँगा आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया और जो भी इसके सराउंडिंग का टेक्सचर है उससे वो रिप्लेस कर दिया ये इस डॉट को, और ये पूरा का पूरा चला गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ भी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा करूँगा और इसने यहाँ भी काम किया। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी मैच की, तो प्रॉक्सिमिटी मैच भी लगभग लगभग वैसा ही काम करता है। पर डिफरेंस कहीं कहीं आपको किसी किसी पिक्चर में दिखेगा कि कई बार आप अगर प्रॉक्सिमिटी मैच यूज़ कर रहे हैं तो फोटोशॉप कई बार हील अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उस सिनेरियो में आप हो सकता है आप कंटेंट अवेयर पे स्विच कर लें, या फिर अगर कंटेंट अवेयर कहीं काम नहीं कर रहा है तो आप प्रॉक्सिमिटी मैच पे स्विच कर लें। तो यहाँ मैं प्रॉक्सिमिटी मैच करके इसको हील करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसने काफ़ी अच्छा हील किया है। और आप देख सकते हैं कि इसने साइड से जो टेक्सचर था उससे इसको रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब प्रॉक्सिमिटी मैच उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसने कुछ एक्स्ट्रा टेक्सचर यहाँ का लेके इसने रिप्लेस कर दिया। अब यहीं पे अगर मैं कंटेंट अवेयर यूज़ करूँगा तो ये उससे बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, या फिर अगर कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है किसी स्पेसिफिक पिक्चर के लिए तो आप इसको बैक एंड फोर्थ स्विच कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है हीलिंग ब्रश टूल। अब
स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश में क्या डिफरेंस है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में फोटोशॉप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कि उसको क्या टेक्सचर और क्या एरिया से जो भी खराब एरिया है वो रिप्लेस करना है। अब हीलिंग ब्रश टूल में आपको मैनुअली फोटोशॉप को बताना पड़ता है कि आप ये टेक्सचर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और आप इस टेक्सचर से जो खराब एरिया है उसको रिप्लेस करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम ऐसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप हमें एक एरर देता है कि आपने सोर्स एरिया तो डिफाइन ही नहीं किया। तो सोर्स एरिया डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले ऑल्ट और क्लिक प्रेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ हील करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है सराउंडिंग एरिया, इससे ये रिप्लेस हो जाए। तो मैं सबसे पहले ऑल्ट दबाऊंगा और जैसे ही मैंने ऑल्ट दबाया मेरा ये कर्सर चेंज हो रहा है टारगेट में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया वो एरिया मेरा सैंपल हो गया। अब मैं जैसे ही अपना कर्सर मूव करूंगा आप देख सकते हैं मेरे को एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि क्या एरिया से रिप्लेस होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने इसे रिप्लेस कर दिया है। ऐसे ही मैं यहाँ भी ये भी रिप्लेस कर देता हूँ। अगर अगर आपका एरिया स्पॉट साइज का नहीं और काफ़ी बड़ा है तो उस सिनेरियो में आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है वो है पैच टूल। पैच टूल दो स्टेप में काम करता है। पहले आप एक सिलेक्शन बनाते हैं और उस सिलेक्शन को आप फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जो कि अच्छी जगह है या जिस जगह से आप चाहते हैं कि वो जगह रिप्लेस हो जाए। तो और मेक श्योर कि आप जब पैच टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी लेयर पे काम कर रहे हैं जिस पे आपकी पूरी की पूरी इमेज है, क्योंकि ये ब्लैंक लेयर पे काम नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए मेरे को ये जो भी निशान है इसको सही करना है तो मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर एक फ्री हैंड सिलेक्शन बनाऊंगा। सॉरी, तो मैं एक सबसे पहले इसके ऊपर एक फ्री हैंड सिलेक्शन बनाऊंगा। अब सिलेक्शन बनने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जिस जगह से मैं चाहता हूं कि ये रिप्लेस हो जाए और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली वहां का टेक्सचर और कलर सराउंडिंग एरिया से मैच कर देगा और उसको ब्लेंड कर देगा। तो ये टूल उस टाइम बड़ा हैंडी होता है जब आपको बड़ा एरिया तो करना ही है पर आप चाहते नहीं हैं कि आप मैनुअली करें। तो ये उस टाइम ये टूल बहुत ही इजी पड़ेगा आपको और बहुत जल्दी फास्ट काम हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गए हमारे हीलिंग ब्रश टूल। इसके बाद जो टूल है वो है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल और ये मैंने आज तक खुद भी यूज़ नहीं किया है और मुझे नहीं लगता ये बेसिक में इसका कोई यूज़ है, तो मैं ये स्किप करूँगा। उसके बाद है हमारा रेड आई टूल। रेड आई टूल जब हम फोटो एडिटिंग में पहुँचेंगे, जब हम कोई फ़ोटो को बेसिक एडिट करेंगे तब ये रेड आई टूल मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इसके बाद से हमारा जो है वो है ब्रश टूल और मिक्सर ब्रश टूल। तो चलिए हम एक नया इस पे सॉलिड कलर बना लेते हैं ताकि हमें इजी पड़ेगा थोड़ा देखने में। तो मैं यहाँ ब्रश टूल अपना सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश टूल में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है ब्रश साइज का, कि साइज क्या रखनी है और हार्डनेस क्या रखनी है। तो चलिए मैं अभी हार्डनेस 50% लेके चलता हूँ। मैं रैंडमली हार्डनेस 50% सेलेक्ट कर रहा हूँ और साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो मोड है ये मोड हमारा लेयर स्टाइल जब हम पढ़ेंगे या लेयर के बारे में हम बात करेंगे तब ये हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलग अलग मोड रहते हैं कि हम कैसे बिहेव करेगा डार्कनेस और शेडोज, या फिर हमारा जो हाईलाइट और लाइट पार्ट है वो कैसे अ, आप बिहेव करेगा आपकी पिक्चर में। तो ये सेम आपको मोड्स हमारे लेयर के पैनल में भी दिखेंगे और हम लेयर जैसे ही स्टार्ट करेंगे मैं ये इसका एक अच्छा खासा आपको टाइम लेके मुझे समझाना पड़ेगा ये, तो हम ये उस टाइम करेंगे। अभी हम यहाँ जो मेन ऑप्शन देख रहे हैं वो ओपेसिटी और फ्लो की बात करेंगे। ओपेसिटी और फ्लो में काफ़ी डिफरेंस है और आप हो सकता है कि जहाँ भी आप फोटोशॉप में कोई सा भी ऐसा टूल आता है जहाँ पे ब्रश आपको दिया जाएगा तो फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट आपको ओपेसिटी और फ्लो का ऑप्शन ज़रूर देगा, पर कई जगहों पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो का ऑप्शन मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओपेसिटी और फ्लो के बारे में डिफरेंस जान लें। तो मैं यहाँ सबसे पहले ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ईजी हो या आपको देखने में। तो सबसे पहले हम ओपेसिटी 100 रखेंगे और फ्लो 100 रखेंगे और हम यहाँ एक स्ट्रोक बनाएंगे।
तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्ट्रोक बना है ये पूरा 100% ओपेसिटी और 100% फ्लो के साथ है। अब जो हम नेक्स्ट इसके बाद से करने वाले हैं, इसके हम ओपेसिटी कर देंगे 50%, क्लोज टू 50%। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने 46% ओपेसिटी के साथ एक स्ट्रोक दिया। अब मैं बिना अपना माउस रिलीज किए इसके ऊपर अगर बैक एंड फोर्थ पेंट करते जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो रहा है या फिर और ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है, और ये उसी ओपेसिटी में या 46% ओपेसिटी का ही अभी भी है। और जैसे ही मैं माउस रिलीज करता हूँ और वापस से इसके ऊपर क्लिक करके पेंट करना चालू करता हूँ, आप देख सकते हैं इसने इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी है, और ये वापस से तब तक उतना ही ओपेसिटी का रहेगा जब मैं एक बार और अपना क्लिक रिलीज करके वापस से इसके ऊपर पेंट ना करूँ। तो ये हो गई हमारी ओपेसिटी। और ओपेसिटी ये है कि जब तक आप माउस क्लिक रिलीज नहीं करते हैं और पेंट करते जाते हैं तो वो उसी ओपेसिटी या उसी डार्कनेस या उसी कंसिस्टेंसी का रहेगा। अब अगर हम ओपेसिटी को 100% करके फ्लो को 50% कर देते हैं या क्लोज टू 50 कर देते हैं। अब अगर मैं इसको पेंट करूंगा एक स्ट्रोक में तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को थोड़ा सा डार्क दिया। अब मैं अगर वापस से बिना माउस रिलीज किए इसके ऊपर वापस पेंट कर दूंगा तो आप देखिएगा कि ये वापस से इसको और डार्क करता जा रहा है, और मैं ये जितनी बार करता रहूंगा ये उतना मेरे को डार्क देता रहेगा, और मैंने माउस अभी तक रिलीज नहीं किया है। तो अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते हैं कि बार बार आप माउस हटाएं, और आपको कुछ ऐसा एरिया है जो आपको ज़्यादा डार्क करना है, कुछ एरिया आपको कम डार्क करना है, तो आप उसके लिए ओपेसिटी ना यूज़ करके फ्लो यूज़ करें। तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी और फ्लो के बीच का डिफरेंस। जो हमारा इसमें नेक्स्ट है वो है मिक्सर ब्रश टूल। अब मिक्सर ब्रश टूल है आपका जो वो कुछ ऐसा काम करता है कि ये एज अ पेंट ब्रश की तरह काम करता है। तो मान लीजिए अगर मैं इस लेयर पे वापस आ जा रहा हूँ और मैं अपना टूल ब्रश जो है वो थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने ये जो रेड एरिया है और ये जो वाइट एरिया है इन दोनों को मर्ज कर दिया या मिक्स कर दिया है पेंट की तरह। और अगर मैं इस रेड के साइड से वाइट के साइड स्ट्रोक मारता हूँ तो ये रेड कलर को वाइट में मिक्स कर देता है, और अगर मैं उल्टा स्ट्रोक मारता हूँ तो आप देखिएगा ये वाइट को रेड में मिक्स कर रहा है, और ये एज अ कलर या पेस्टल कलर की तरह मिक्स किया जा रहा है। तो ये उस टाइम पे बड़ा हैंडी होता है ये टूल जब आप चाहते हैं कुछ ब्लेंडिंग करना या फिर आप कोई पेंटिंग का इफेक्ट कर रहे हैं, तब ये बहुत यूज़फुल होता है। आप जनरली बहुत कम से यूज़ करेंगे, आप जनरली ब्रश टूल पे ही रहते हैं। तो ये बस एक छोटा सा इंट्रो था कि ब्रश मिक्सर ब्रश होता क्या है। तो मैं यहाँ पे ये अंडू कर देता हूँ। अंडू के लिए मैंने कंट्रोल ऑल्ट और प्लस जेड दबाया। उसके बाद से जो हमारा इसमें नेक्स्ट टूल है, ये दो तो हम यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल भी काफ़ी कुछ हीलिंग के लिए काम होता है या हीलिंग के जैसा ही है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि फोटोशॉप अपने से इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट या कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं करता, और आप जो भी सेलेक्ट करते हैं फोटोशॉप एज इट इज़ वैसा का वैसा वही चीज़ रिप्लेस कर देता है। तो अगर मुझे ये यहाँ पे ब्लैक एरिया रिप्लेस करना है तो मैं सबसे पहले तो इसमें हमेशा हमें टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टारगेट सेलेक्ट करने के लिए हम ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ पे टारगेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट दबा के क्लिक करके टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं जैसे ये मूव करूँगा आप देख सकते हैं कि ये मेरे को प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये वाला एरिया यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देख सकते हैं आप फोटोशॉप ने एज इट इज़ वही एरिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसने कोई भी एज की ब्लेंडिंग नहीं की है। तो आप देख सकते हैं इसका एज बहुत ही प्रोमिनेंट है और आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है। तो ये टूल उस जगह बड़ा काम देता है जहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे ऐसी कोई जगह है, ये वाली कोई जगह है जहाँ पे जो हमारा निशान है वो एकदम एज के पास है, और अगर मैं यहाँ पे कोई और टूल यूज़ करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग यूज़ करता हूँ, तो
तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसने बॉर्डर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो इस जगह पे अगर आप कर रहे हैं तो आप क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करिए। यहाँ पे आप एरिया को सबसे पहले सैंपल कर लीजिए और आप इसे मूव करिए। फोटोशॉप आपको प्रीव्यू देगा और आप प्रीव्यू के सहारे इसे अलाइन कर लीजिए, जो भी आपका अलाइनमेंट चाहिए, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे फोटोशॉप उसे रिप्लेस कर देगा। और इसकी जो बाकी के एज हैं वो आप सेम उसी मेथड से कर सकते हैं। और अगर आपको ये हार्ड एज लग रहा है तो आप इसकी हार्डनेस जो है एज की वो कम कर सकते हैं। इसके बाद से ये थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है और ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आप जितने ज़्यादा यहाँ सैंपल करेंगे ये एरिया उतना ही स्मूथ होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये एकदम एरिया पूरा का पूरा सही कर दिया और हील कर दिया। ये है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। जो पैटर्न स्टैम्प टूल है वो आप कभी शायद हो सकता है यूज़ ना भी करें। और पैटर्न आपके पास कुछ यहाँ पे पैटर्न फोटोशॉप में इनबिल्ट हैं और आप जस्ट जैसे जैसे क्लिक करेंगे फोटोशॉप जो भी एरिया है उसको पैटर्न से रिप्लेस करता जाएगा। हो सकता है आप कभी इसे यूज़ करें, कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं या कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, पर जनरल फ़ोटो एडिटिंग या फिर और ऐसे काम में ये यूज़ नहीं होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद से है ये है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल सेम वैसे ही है कि आपने मान लीजिए आपका हिस्ट्री पैलेट है और आप चाहते हैं कि किसी एक एरिया में जो जहाँ भी आपने कुछ काम किया है वहाँ पे आप वापस चले जाएं। तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल लेके अगर यहाँ पेंट करेंगे किसी भी एरिया पे तो फोटोशॉप सिर्फ उतने एरिया को वापस आपके पुराने जो ओरिजिनल इमेज है उसके जैसा कर देगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। और अगर आप अंडू यूज़ कर रहे हैं या फिर आप आगे जो हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट है हमारा मास्किंग का वो देखेंगे तो आपको ये यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद से जो हमारा टूल है वो इरेजर टूल है। और इरेजर टूल सिंपल इरेजर है जो फोटोशॉप में कोई भी चीज़ इरेज करने के काम आती है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी लेयर लॉक है और आप इरेज करते हैं तो फोटोशॉप जो भी इरेज करेगा उसको आपका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है, तो आपका जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा ये उसमें उससे रिप्लेस कर देगा। बट अगर आपकी लेयर अनलॉक्ड है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओके कर देते हैं तो ये लेयर आपकी अनलॉक हो जाती है। अब अगर आप इरेज करेंगे तो फोटोशॉप इसको ट्रांसपेरेंट बना देगा जो भी एरिया आप इरेज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी मेथड है अगर आप कुछ अपना अनवांटेड एरिया इरेज करना चाहते हैं तो। बट जैसा कि मैंने बोला अगर आप आगे आप मास्किंग यूज़ करेंगे तो आपको इरेजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट इसमें है हमारे दो टूल और हैं वो है मैजिक इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो मैं इसके लिए एक नई इमेज अभी ओपन करूँगा और मैं उसमें आपको इसको थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक नई इमेज मैंने ओपन कर ली है जिसमें हमारे पास कुछ कुछ बर्ड्स हैं और हमारा स्काई है। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो मैजिक इरेजर टूल है वो आपको बताऊंगा। मैजिक इरेजर टूल फोटोशॉप आप जिस भी एरिया पे क्लिक करेंगे फोटोशॉप खुद कैलकुलेट कर लेगा कि वो सिमिलर एरियाज कौन से हैं और वो अपने आप डिलीट कर देगा। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। टॉलरेंस है हमारा कि आप कितना टॉलरेंस चाहते हैं, कितना ज़्यादा फोटोशॉप इरेज करेगा सिमिलर रेंज के कलर को या फिर कितना कम करेगा। तो यहाँ पे मैं टॉलरेंस 45 कर देता हूँ। कंटीजियस अगर ऑन है तो जितने भी सराउंड जो कंटिन्यूटी में एरिया हैं वो सिर्फ डिलीट करेगा। और सैम्पल ऑल लेयर अगर ऑन है तो अगर आप किसी दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं या इसके ऊपर कोई लेयर है तो भी वो सारी की सारी लेयर्स पे सारी की सारी लेयर्स को एनालाइज करेगा और वो काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने स्काई पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने एक बार में जितना भी मेरा ब्लू एरिया था वो सारा का सारा इसने एक बार में हटा दिया है। तो ये उस जगह पे बहुत आपको इजी पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसा आपका इमेज है जिसमें आपका किसी एक ही कलर के ऊपर कोई आपका अलग कलर का ऑब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे बहुत ही फास्ट अपना बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो यहाँ मैं अंडू करूँगा कंट्रोल ऑल्ट जेड से और मैं वापस से आता हूँ अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल पे। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल में आपको पूरा का पूरा खुद से इरेज करना पड़ेगा। और अगर मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल लेके यहाँ पे
अभी चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने वैसा ही कुछ काम किया है और इसने जो भी ब्लू एरिया था वो अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि ब्लू एरिया और ये जो बर्ड का वाइट है इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और जो भी एज थी हमारी, एज के बाद जो भी ब्लू एरिया है वो सारा का सारा इसने डिलीट कर दिया है। तो इसमें भी ऑप्शंस हैं, आपका टॉलरेंस है और आपके कुछ लिमिट्स हैं कि फाइंड एजेस, मेरा फाइंड एजेस ऑन था इसलिए इसने एज अपने आप फाइंड कर ली और जो भी ब्लू एरिया था वो हटा दिया। यहाँ भी अगर मैं करूँगा तो फोटोशॉप सेम वैसे ही काम करेगा। और अगर आपको सारा का सारा ब्लू एरिया एक बार में हटाना है तो आपके पास मैजिक इरेजर टूल है। तो ये हो गई हमारी इरेजर की बात। तो जो हमारा यहाँ जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा ग्रेडियंट टूल, और आप देख सकते हैं ग्रेडियंट टूल जैसे ही हमने सेलेक्ट किया हमारे ऊपर कुछ टूल्स के ऑप्शन आ गए। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट का वो है हमारा ग्रेडियंट एडिटर है। आप इसमें अगर जाएंगे तो आप जो भी आपका ग्रेडियंट है, जिस कलर का ग्रेडियंट है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। पर उसके पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एक अपना ग्रेडियंट चला के देखेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है। तो जैसे ही मैंने यहाँ ग्रेडियंट अपना अप्लाई किया, आप देख सकते हैं इसने मेरा फोरग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर तक का एक ग्रेडियंट बना दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एक्टिव कलर हैं इसमें जो फर्स्ट कलर है वो फोरग्राउंड है जो हमारा ब्लैक है, और जो हमारा नीचे का कलर है वो बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ और स्विच करता हूँ कि फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड बन जाए और बैकग्राउंड फोरग्राउंड बन जाए, तो ये आप यहाँ पे ये जो आपको एरो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया ग्रेडियंट के ऊपर भी यहाँ पे भी ये चेंज हो गया। तो अगर अब मैं करता हूँ तो ये जस्ट मुझे उल्टा ग्रेडियंट दे रहा है। तो अगर मैं ग्रेडियंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो आप फोटोशॉप मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिप देता है और उसके ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर दो पॉइंटर हैं और नीचे दो पॉइंटर हैं। जो ऊपर वाला पॉइंटर है आपका वो ओपेसिटी से डील करता है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सेम इस साइड भी है, अगर आप इसके नीचे वाले पॉइंटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कलर से डील करता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना एक पिंक और ब्लू कलर का ग्रेडियंट बना लिया। अब जैसे मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं मेरा नया ग्रेडियंट कलर यहाँ अपग्रेड हो गया। अब इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है वो है हमारा ग्रेडियंट का क्या ओरिएंटेशन रहेगा या किस टाइप का ग्रेडियंट रहेगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो है मेरा लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट एक लाइन में काम करता है कि आपने एक लाइन खींची और जो भी आपका लाइन का डायरेक्शन रहेगा, जो आपका ग्रेडियंट है ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट जो हमने देखा है वो लीनियर ग्रेडियंट है। जो हमारा सेकंड है वो है रेडियल या सर्कुलर ग्रेडियंट। तो जैसे ही मैं सर्कल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा और लाइन बना के जैसे ही मैं यहाँ पे रिलीज करूँगा, आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा चेंज किया, पर यहाँ चेंज हमारा इतना ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारा सर्कुलर ग्रेडियंट है ये लाइन लीनियर के टाइप में काम नहीं करता है। अगर आपको सर्कुलर ग्रेडियंट चाहिए तो आप मोस्ट प्रोबेबली सेंटर से इसे क्लिक करें, ड्रैग करें और छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं इसने सेंटर से जब मैंने बनाया तो इसने सेंटर जो हमारा पार्ट था वो हमारा फोरग्राउंड जो भी था वो कलर से कर दिया और बाकी का जो एरिया है वो हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ये हमारा सर्कुलर ग्रेडियंट है। इसके बाद जो है वो है हमारा एंगल ग्रेडियंट। तो एंगल ग्रेडियंट के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने मेरा एक एंगल पे एक हार्ड एज बना दिया और बाकी जो भी है वो स्मूथ कर दिया है। तो आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, और रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट आप जो भी बनाएंगे उसका एक रिफ्लेक्शन बना देता है। तो अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ या यहाँ से करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने दोनों साइड ऊपर भी ब्लू कर दिया है और नीचे भी ब्लू कर दिया, और मेरा जो बीच का कलर है वो, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फोटोशॉप जो भी है हमारा बीच से ग्रेडियंट बना रहा है एक लीनियर ग्रेडियंट, और ये उसको मिरर कर दे रहा है ऊपर या नीचे। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। और जो उसके बाद है वो हमारा डायमंड ग्रेडियंट है।
तो अगर आप सेंटर से क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये हमारा एज अ डायमंड शेप में आपको ग्रेडियंट बना के दे देगा। ओपेसिटी आपकी कितनी ओपेसिटी रखनी है आपके ग्रेडियंट की, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं इसलिए ओपेसिटी का इतना रोल आपको नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे एक नई लेयर बना लें और अगर अब हम करें तो आप देख सकते हैं इसने ग्रेडियंट तो अप्लाई कर दिया पर ये बहुत ही कम ओपेसिटी पे किया। अब मैं जैसे जैसे इस पे अप्लाई ग्रेडियंट कर रहा हूँ ये धीरे धीरे ओपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। तो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर हमारी जो ब्लैंक लेयर है इस पे है, मैं इसकी ओपेसिटी फिर से 100% कर दे रहा हूँ और यहाँ जो हम वापस से अपने लीनियर ग्रेडियंट पे आ जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिवर्स का। अब मैं अगर रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी। और अब अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो जो हमारा ब्लू है वो पहले आ जाएगा। तो ये जस्ट फोटोशॉप ने इस चीज़ को रिवर्स कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेडियंट टूल। इसके बाद जो है वो हमारा पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल आपका एकदम सिंपल टूल है कि हम कोई सा भी कलर ले रहे हैं और हम उसे फिल कर दे रहे हैं, जैसा कि हम MS पेंट में फिल करते आए हुए हैं। तो इसके भी हमारे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ, ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए और टॉलरेंस कितना होना चाहिए। और अगर ये हम सारी लेयर्स में फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर चूज करूंगा और मैं यहाँ जस्ट सिंपली क्लिक करूंगा और मैंने जैसे ही क्लिक किया फोटोशॉप ने वो जितना भी एरिया था वो सब फिल कर दिया। अब फोटोशॉप ने इसको यूनिफॉर्मली इसलिए फिल किया क्योंकि मैं एक ब्लैंक लेयर पे था और ब्लैंक लेयर पे मेरा कुछ भी कंटेंट नहीं था। अगर मैं इस ग्रेडियंट वाली लेयर पे इसको फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप पूरा फिल नहीं कर रहा है बल्कि इसको बैंड्स में फिल कर रहा है। जहां भी इसे सिमिलर कलर दिख रहा है फोटोशॉप जस्ट उसको उस जगह पे फिल कर रहा है। तो मैं इसे अंडू करके ऑप्शंस कुछ चेंज करूंगा, जैसे कि हमारा टॉलरेंस यहाँ 32% है। अगर मैं इसे और कम कर देता हूँ और अब फिल करता हूँ तो फोटोशॉप उसे और पतले पतले स्ट्रिप में फिल करना शुरू करेगा। अगर मैं इसका टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ तो फोटोशॉप इसको ज़्यादा एरिया में फिल करना शुरू कर देगा। और अगर मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ तो फोटोशॉप इसे जो भी फिल करेगा उसकी ओपेसिटी जो भी हमने सेट की है वो रखेगा और पूरा इफेक्ट जो हमारा फुल इफेक्ट है कलर का वो नहीं शो करेगा। तो ये हमारा सिंपल पेंट बकेट टूल था। अब हम इसके बाद का जो टूल है डॉज बर्न और स्पंज टूल, इसके लिए हम एक फ़ोटो ओपन करते हैं, एक नई फ़ोटो जिस पे हम इसे और डिटेल में देख पाएंगे। हमने ये फोटोशॉप में एक नई इमेज अभी ओपन कर ली है और हम जो नेक्स्ट टूल हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है हमारा ब्लर टूल। तो ब्लर जैसे कि नाम आपको सजेस्ट करेगा कि आप जो भी इससे टूल से जहाँ भी पेंट करेंगे तो वो एरिया हमारा ब्लर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे इसे पेंट करना शुरू करता हूँ। मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा देखने में। तो ये वाले एरिया पे अगर मैं पेंट करता जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इसने ब्लर करना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ को 100% कर देता हूँ और तो आप देख सकते हैं इसने मेरा पूरा का पूरा ब्लर कर दिया। अगर मैं हिस्ट्री में जाके इसको वापस से देखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने ये काफ़ी ब्लर कर दिया है। तो ब्लर टूल सिंपल आपका ब्लर करने के यूज़ में आता है। जो हमारा शार्पन टूल है, अगर आप शार्प किसी एरिया को सिलेक्टिवली शार्प करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे शार्पन टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि स्ट्रेंथ है और प्रोटेक्ट डिटेल्स है। तो अगर आप प्रोटेक्ट डिटेल्स आपकी ऑन है तो वहाँ पे जो भी आपका डिटेल है वो प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मैं मान लीजिए इसी एरिया को और शार्प करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर अपना शार्पन टूल मूव करना शुरू करूँगा।
तो आप देख सकते हैं इसने इस एरिया को शार्प कर दिया है, पर फोटोशॉप में जो भी शार्पनेस होती है वो एक कॉन्सेप्ट पे होती है कि फोटोशॉप जो भी एज रहती है इमेज की वो इन्हेंस करता है या उस एज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारी एज है वो, ये जो बॉटल की नेक है, फोटोशॉप ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो कलर डिफरेंस है या फिर जो भी एज है वो उसने डिटेक्ट कर लिया, और उस फोटोशॉप ने उसकी जो कॉन्ट्रास्ट था वो जैसे जैसे मैंने पेंट करता गया फोटोशॉप उसका सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता गया, और आपको ये बढ़ा हुआ कॉन्ट्रास्ट ही इल्यूजन देता है शार्पनेस का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप सिर्फ कॉन्ट्रास्ट एज का बढ़ा रहा है और मेरे को ये शार्प दिखने लगा है। अगर मैं हिस्ट्री पैनल में जाके हम पहले की अगर अपनी इमेज देखें तो आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप ने इसे शार्प कर दिया है, पर आपको इतना ड्रामेटिक शार्पनेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आप धीरे धीरे उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो कम रख के भी आप इसे थोड़ा बहुत शार्प कर लीजिए। ज़्यादा शार्प करेंगे तो ये फ़ोटो आपकी ख़राब कर सकता है। तो ये हमारा हो गया शार्पनेस, शार्पन टूल। उसके नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्मज टूल। स्मज टूल आपका जो भी फ़ोटो है उसमें सिंपली स्मज कर देता है वो आपकी फ़ोटो। आपने कभी पेंसिल से कुछ बनाया हो और आपने अगर उस पेंसिल से जो भी स्केच बनाया उसको अपने अंगूठे से अगर स्मज किया होगा तो आपको पता होगा कि आप जैसे वो करते हैं जो भी हमारा पेंसिल का ग्रेफाइट रहता है वो स्मज हो जाता है और फैल जाता है। तो फोटोशॉप में स्मज टूल भी सेम वैसे ही काम करता है। अगर मैं इस एज पे इसे क्लिक करके पेंट करूंगा तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने इस एरिया को स्मज कर दिया या फिर इसने इसे खींच दिया ब्लर करके। इसके बाद जो हमारा टूल यूज होता है वो है डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। तो डॉज टूल क्या करता है? डॉज टूल हमारा जो भी इमेज रहता है उसमें जो भी आप एरिया, जिस भी एरिया पे आप उसको पेंट करते हैं उस वो फोटोशॉप में उस एरिया का जो भी ब्राइटनेस है वो बढ़ा देता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में मेरे को ये वाला जो एरिया है जो डार्क लग रहा है मेरे को, मुझे ये एरिया ब्राइट करना है, तो मैं सिंपली इस ब्रश को बड़ा करूँगा और ब्रश को बड़ा करने के बाद मैं इस पर सिर्फ सिंपली पेंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने इस एरिया का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ाता जा रहा है। तो आप जितनी बार क्लिक करते रहेंगे उतनी बार वो उस एरिया का ब्राइटनेस है वो बढ़ाता जाएगा। आप चाहें तो कितना ब्राइट करना है वो एक्सपोजर को सेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोजर कम कर देता हूँ और अब यहाँ पे अगर मैं वापस से पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने कुछ बहुत ही सटल ब्राइटनेस बढ़ा रहा है या फिर बहुत कम कम ब्राइटनेस बढ़ा रहा है। और अगर मैं इसको पूरा 100% कर दूंगा तो ये एक बार में ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाने लगता है। इसका जो अपोजिट है वो है बर्न टूल हमारा। और बर्न टूल अगर आपका कोई ब्राइट एरिया है आप उसको चाहते हैं कि डार्क कर दें तो उस टाइम पे हमारा बर्न टूल यूज़ होता है। अब मान लीजिए इसी एरिया को अगर मुझे डार्क करना है तो मैं इसके ऊपर सिंपली बर्न टूल मूव करूँगा और ये इसका जो ब्राइटनेस है या जो भी लुमिनोसिटी है वो कम करता जा रहा है। तो ये सिंपल हमारा डॉज टूल हो गया और बर्न टूल हो गया। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल आप समझ सकते हैं कि एज अ स्पंज काम करता है। अगर स्पंज आप यूज़ करें और कहीं आपका पानी गिर गया है और आप उस पर स्पंज करते हैं तो स्पंज उस सारे पानी को सोख लेता है। बट फोटोशॉप में ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा कलर के लिए यूज़ होता है। तो आपने अगर स्पंज टूल सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास यहाँ पे दो मोड मिलते हैं आपको, सैचुरेट और डीसैचुरेट के। तो अगर आप डीसैचुरेट करते हैं तो फोटोशॉप में जो स्पंज है वो जो भी कलर है उस एरिया का वो सोख लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस ब्लू पे अपना स्पंज टूल चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लो बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप यहाँ पे जो भी मेरा कलर है वो हटाता जा रहा है और ये डीसैचुरेट करता जा रहा है इसे। तो फोटोशॉप यहाँ पे स्पंज से ये जो कलर है वो हमारा पूरा का पूरा हटा देगा।
इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है सैचुरेट का, और अगर हम सैचुरेशन ऑन कर देते हैं तो जो भी एरिया है वो फोटोशॉप वहाँ पे उस एरिया का सैचुरेशन या कलर है उसका सैचुरेशन बढ़ाता जाएगा। तो ये तो हमने जो हमारा सेकंड कैटेगरी थी टूल्स की हमने वो भी कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद हमारे जो टूल हैं, हमारा नेक्स्ट टूल है वो है पेन टूल। और ये पेन टूल थोड़ा सा एडवांस टूल है, और जब हम हमारा जो वेक्टर का पार्ट आएगा या फिर हमारा जो ग्राफिक का पार्ट आएगा हम इसको वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। जो इसके बाद है वो है टाइप टूल। टाइप टूल हमारा सिंपली अगर हमें कुछ फोटो में लिखना है तो हम वो लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल और ये मास्क के ऑप्शन है। ये मास्क के ऑप्शन आप कभी यूज़ नहीं करेंगे या फिर बहुत रेयरली यूज़ करेंगे। आप जो दो ऑप्शन है वो हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल आप 90% ऑफ द टाइम आप हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करेंगे। तो मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके यहाँ पे बस क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप ने मेरे को एक लाइन ब्लिंक कर रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे अपना लिख लिया है। और फोटोशॉप में हमारे पास यहाँ इस टूल के कुछ ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन, कि हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसके लिए कुछ अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। और जो इसका नेक्स्ट है वो है हमारा रेगुलर इटैलिक और बोल्ड। हमारा कैसा फ़ॉन्ट का क्या अपीयरेंस रहेगा, रेगुलर रहेगा, बोल्ड रहेगा। इसकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो है हमारा फ़ॉन्ट का कलर। और जो हमारा यहाँ ये जो तीन ऑप्शन है वो हमारे अलाइनमेंट के। अगर आप कुछ लंबा सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखनी है या फिर और ज़्यादा एडवांस कंट्रोल चाहिए तो आप ये जो यहाँ पे एक आइकन आप देख रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा कैरेक्टर पैनल आपको ओपन करके दे देगा। अब इस कैरेक्टर पैनल में आपके कुछ सेम ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ में आपके कुछ अलग ऑप्शंस भी हैं। जो यहाँ हमारा ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, और इसके बाद जो है वो हमारा लाइन हाइट का ऑप्शन है। तो अगर आपकी पैराग्राफ है या दो तीन लाइनें हैं तो आप ये लाइन के बीच में कितना गैप रहेगा आप ये वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जो इसके बाद से है ये हमारा लेटर के बीच, हर कैरेक्टर के बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी ये उसका ऑप्शन है। तो अगर मैं इससे बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी लेटर थे उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जैसे जैसे टाइपोग्राफी में बढ़ेंगे हम उस टाइम पे ये और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आप कमिट कर दें तो यहाँ पे ये एरो है, टिक का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फोटोशॉप जो भी आपके चेंजेस हैं वो कमिट कर देगा और आप इसे मूव टूल से मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप टूल। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा शेप टूल का। तो शेप टूल जो आपका है फोटोशॉप आपको वेक्टर शेप बना के देता है। वेक्टर जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास कुछ वेक्टर शेप है या वेक्टर ग्राफिक है तो आप उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं और उसमें कोई क्वालिटी का लॉस नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जनरल शेप्स हैं जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया। राउंडेड रेक्टेंगल आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं और आपको ऐप में आपका कोई रेक्टेंगुलर बटन चाहिए तो आप ये उस टाइम काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो रेडियस है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो एज रहेगा वो कितना ज़्यादा राउंड रहेगा। तो ये आपका सिंपल जो हमारा शेप टूल है ये उसकी चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ कस्टम शेप भी फोटोशॉप इनबिल्ट देता है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने इनबिल्ट कुछ शेप्स दिए हैं आपको। इसमें आपका जो एरो है वो है टिक का, और भी काफ़ी आपका हार्ट का शेप है या फिर आपके सिजर्स हैं,
और काफ़ी कुछ एरोज हैं, आपके जो जनरल शेप्स होते हैं फोटोशॉप ने वो भी किया है। आप चाहें तो ऑनलाइन आपको फ्री शेप्स मिल सकते हैं और आप इसमें फोटोशॉप में वो शेप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शेप टूल की बात। इसके बाद से जो हमारे मेन टूल हैं वो है हमारा जो हैंड टूल। आपने शायद हैंड टूल मैंने पहले बता चुका है और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हैंड टूल जो हमारा है ये बेसिकली हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मूव करने के काम आता है। अगर हम जूम इन हैं तो हमारा ये डॉक्यूमेंट मूव करता है। उसके बाद से हमारा मैग्निफिकेशन टूल है। मैग्निफिकेशन टूल आप जस्ट जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। इसके बाद से जो ये हमारा यहाँ आप एक आइकन देख रहे होंगे छोटा सा जो ब्लैक और वाइट आइकन है, तो ये आइकन हमारा डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर देगा और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को इंटरचेंज कर दें तो आपके पास ये एरो है और मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर स्विच हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जो भी हमने टूल्स थे हमारे वो सारे टूल्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद से हमारे कुछ हम पैनल्स देखते हैं। पैनल्स जो हमारे पास हैं, फर्स्ट जो मेन पैनल है हमारा जहाँ पे सारा काम हम करेंगे वो हमारा लेयर्स पैनल है। अब लेयर्स पैनल ने के बारे में मैंने लेक्चर 1 में भी आपको काफ़ी कुछ बताया था। तो जो हमारा लेयर्स का पैनल है उसमें हमारे यहाँ कुछ ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं इस साइड से वो है हमारा रिसाइकिल बिन है। तो आप कोई भी अगर लेयर आपको डिलीट करनी है तो आप सिंपली उस लेयर को क्लिक कर लें और यहाँ पे जाके ये बटन दबा दें। तो ये फोटोशॉप आपको मैसेज देगा कि आप ये वाली लेयर डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, और अगर आप लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो यस दबाएं और फोटोशॉप वो लेयर डिलीट कर देगा। पर अगर आप के डॉक्यूमेंट में सिर्फ बैकग्राउंड लेयर है और अगर वो लॉक्ड है तो फोटोशॉप ये जो रिसाइकिल बिन का आइकन है वो ग्रे आउट कर देता है और अब ये इनएक्टिव रहता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा या जो नेक्स्ट आइकन है वो है क्रिएट अ न्यू लेयर। तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप एक ब्लैंक ट्रांसपेरेंट लेयर बना देगा। इसके बाद से अगर हम 2-3 लेयर बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि इन तीनों लेयर को हम एक ग्रुप में डाल दें या एक फोल्डर में डाल दें, तो उस फोल्डर में डालने के लिए हम इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जैसे ही इस ग्रुप पे करेंगे तो ये हमारे वो जितने भी लेयर हमने सेलेक्ट किए हैं वो उसको एक नए ग्रुप में डाल देगा और हम इसे देख सकते हैं कि इस ग्रुप में हमारी ये तीनों की तीनों लेयर आ गई हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है ये हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स के ऑप्शन है। ये एडजस्टमेंट लेयर आप चाहें तो लेयर के पैनल से भी लगा सकते हैं या फिर हमारा एडजस्टमेंट का एक अलग से पैनल भी है। तो हम चाहें तो कहीं से भी अपना एडजस्टमेंट लेयर्स लगा सकते हैं। तो ये तो दो जो हमारे जो पैनल्स हैं ये मेन हमारे हमेशा यूज़ में आएंगे। और भी बहुत सारे पैनल्स हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम सारे के सारे पैनल्स देखते जाएंगे। अगर गलती से आपने कोई पैनल कहीं और लगा दिया या फिर हमने गलती से कोई पैनल क्लोज कर दिया और आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली विंडोज़ में जाइए और विंडोज़ में जाके आपको जितने भी पैनल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट फोटोशॉप कर देता है। जैसे अभी हमने अपना लेयर्स का पैनल क्लोज किया और एडजस्टमेंट का, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट के पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फोटोशॉप हमें वापस से वो पैनल दे देगा। ऐसा ही हम लेयर्स के पैनल के साथ करते हैं। तो ये हमारा पैनल आ गया। आप चाहें तो इनको खुद से अरेंज भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको किसी भी एरिया पे ले जाएंगे तो ये फोटोशॉप आपको एक ब्लू आउटलाइन देने लगेगा और आप जैसे ही इसे छोड़ेंगे तो ये फोटोशॉप इसको यहाँ पे नेस्ट कर देगा या उसके साथ ग्रुप कर देगा। सेम यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो इसने यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे ग्रुप कर दिया। तो ये हमारे हो गए पैनल्स। और अगर आपके पैनल्स इधर उधर हो गए और आप चाहते हैं कि जैसा फोटोशॉप ने पहले दिया था आप वैसा ही चाहते हैं कि उसी पैनल उसी जगह पे आ जाएं, तो उसके लिए आप जो हमारा यहाँ वर्कस्पेस का टैब है जहाँ पे एसेंशियल्स लिखा हुआ है आप इसे क्लिक करें और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जितने भी फोटोशॉप अपना वर्कस्पेस का स्ट्रक्चर रहता है वो यहाँ पे सेव करके रखता है। तो सबसे हम एसेंशियल्स पे अभी काम कर रहे हैं। तो एसेंशियल्स में जाके अगर हम रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप वापस से वैसे ही सारे डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। तो मैंने अभी क्लिक कर दिया और देख सकते हैं फोटोशॉप ने जैसे पहले रन पे हमें एसेंशियल्स
के सारे पैनल लगा के दिए थे, ये वैसे के वैसे ही आ गए हैं। इसके बाद से हम जो अभी हम देखेंगे वो है हमारे कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स। तो जो मेन एडजस्टमेंट लेयर्स हमारे होते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है, सबसे पहला है हमारा कर्व्स, और उसके बाद से हमारा जो भी है आप लेवल्स यूज़ करेंगे, कर्व्स यूज़ करेंगे और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जहाँ आप कलर से डील कर रहे हैं वहाँ पे आप, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने ये लाइंस दे के इनको भी एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, जिसमें आप पहला आपका जो है वो सिर्फ कलर और पैटर्न से डील करता है, जो दूसरा है वो हमारा इमेज में जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है उससे डील करता है, और जो थर्ड है वो जो भी कलर का जो काम है वो ये उससे डील करता है। तो जो हमारा मेन हम देखेंगे या जो मेन हम हमेशा यूज़ करेंगे वो है हमारा लेवल्स, कर्व्स। उसके बाद से आता है हमारा ह्यू सैचुरेशन। आप अगर ब्लैक एंड वाइट यूज़ करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद से जो है हम कई जगहों पे ग्रेडियंट मैप भी यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट, चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे कर्व्स का एडजस्टमेंट बना देता हूँ, या लेवल से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ एक लेवल्स का एडजस्टमेंट लेयर बनाई। अब जैसे ही मैं यहाँ बनाऊंगा फोटोशॉप मुझे लेवल्स का जो बॉक्स है वो ओपन करके दे देगा। अब लेवल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ग्राफ बन के आ रहा है। अब लेवल्स में आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप हमें यहाँ पे एक विंडो ओपन करके दे देगा, और फोटोशॉप हमें यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे रहा है। बस तीन यहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहे हैं नीचे। जो फर्स्ट पॉइंटर ये हमारा जो भी डार्क एरिया है या ब्लैक एरिया है हमारे इमेज का, ये उससे डील करता है। जो यहाँ पे जो वाइट वाला जो पॉइंटर है ये सिर्फ हमारा जो ब्राइट एरिया या हाईलाइटेड एरिया है इमेज में, ये उससे डील करता है। और ये जो बीच का पॉइंटर है, ये जो मिड, जो भी हमारे मिड टोन्स हैं या ऐसा एरिया है जो क्लोज टू ग्रे आता है। अगर हम ये वाले ब्लैक वाले पॉइंटर को क्लिक करके हम इसे इस साइड ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप जो भी ब्लैक पार्ट है उसको और ज़्यादा ब्लैक करता जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम वाइट वाले को करेंगे तो आप देख सकते हैं ये और ब्राइट कर रहा है। तो आप इन तीनों पॉइंटर को मूव करके अपने इमेज का ओवरऑल जो भी आपका शैडो है, हाईलाइट है या मिड टोन्स है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो कर्व्स का एरिया हमारे पास यहाँ बॉक्स खुला है, ये भी काफ़ी कुछ लेवल्स की तरह ही काम करता है, पर इसमें हमारा लीनियर कुछ नहीं है। हमारा यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है फोटोशॉप ने, और इसमें एक डायगोनल एक लाइन दी गई है। तो अगर आप जो ऊपर वाला आपका जो पॉइंट है ये आपका ब्राइट एरिया से डील करता है, और सेम जो आपका नीचे वाला पॉइंट है ये डार्क एरिया से डील करता है, सेम एज लेवल्स। और जो हमारा ये बीच का पार्ट है ये हमारा मिड टोन से डील करता है। तो आप कहीं भी इस लाइन पे क्लिक करके एक पॉइंट बना सकते हैं, और आप उस पॉइंट को फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अगर इस इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इसको सिंपली इस साइड पुश करूंगा, और डार्क एरिया को अगर मेरे को थोड़ा सा लाइट करना है तो मैं इसे सिंपली ऊपर की साइड पुश कर दूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कलर वाइज एडजस्टमेंट कर लें तो आप ये जो RGB जहां लिखा है आप उसे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आपको रेड, ग्रीन और ब्लू के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो रेड ग्रीन, अगर आप रेड पे क्लिक करते हैं तो ये फोटोशॉप आपको इस ग्राफ पे रेड लाइन दे देगा। अब फोटोशॉप में जो कलर आपका यूज होता है वो है रेड, ग्रीन, ब्लू, या फिर आप कह सकते हैं RGB कलर फॉर्मेट यूज होता है। तो RGB कलर फॉर्मेट जो आपका है वो इनसिंक चलता है CMY के। CMY जो है सियान मेजेंटा येलो। तो CMY के जो कलर है वो आपके प्रिंट के कलर हैं, और जो आपके डिस्प्ले के कलर यूज होते हैं वो है RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इस जो ग्राफ में अगर आपके पास RGB जो है आपका रेड, ग्रीन, ब्लू का ऑप्शन है, आप इस ग्राफ में अगर ऊपर की साइड आप पुश करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका रेड यहाँ पे फोटो में बढ़ रहा है। बट इसके अपोजिट अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सियान कलर जो है वो इसमें बढ़ रहा है। तो जस्ट ये अपोजिट काम करता है। अगर आप ऊपर की साइड पुश करेंगे ऐसे तो आपका रेड बढ़ेगा, और आप नीचे करेंगे तो ये सियान कलर बढ़ता है। सेम ऐसे ही अगर आप ग्रीन है तो ऊपर की साइड पुश करने पे आपका ग्रीन कलर होगा, और नीचे की साइड करने पे आपका मेजेंटा इसमें बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही ब्लू के साथ भी है।
ब्लू ऊपर पुश करेंगे तो ब्लू है, और नीचे अगर आप करते हैं तो येलो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इनसिंक चल रहा है, रेड ग्रीन ब्लू और CMY मतलब सियान मैजेंटा येलो। तो आप इन सब में छोटा मोटा एडजस्टमेंट करके आप एक प्रॉपर आप इमेज का लुक अचीव कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे कर्व्स एडजस्टमेंट। इसके बाद जो आप है वो है हमारा ह्यू और सैचुरेशन का। तो ह्यू सैचुरेशन आप काफ़ी जगह यूज़ करेंगे अगर आपको किसी फोटो में किसी चीज़ का कलर या उस कलर का ह्यू चेंज करना है। मान लीजिए मुझे ये ब्लू कलर जो है वो चेंज करना है, तो अगर आप यहाँ पे जो मास्टर है, अगर आप मास्टर पे चेंज करते हैं तो ये ओवरऑल पिक्चर के सारे कलर चेंज करता जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ये सारे के सारे कलर चेंज कर रहा है। बट अगर आप, और ये साथ साथ सैचुरेशन भी चेंज कर सकता है कि ये कितना ज़्यादा कलर सैचुरेटेड रहेगा या उसकी जो लाइट कितनी है, डार्कनेस कितनी है, वो सब भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्टिवली कलर को, अभी मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ सारी चीज़ें वापस से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक कलर या कोई एक कलर पे काम करें, तो आप इस मास्टर्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो लिस्ट है, आप यहाँ जो भी मेन कलर हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लूज और मेजेंटा, ये वो सेम कलर हैं जो मैंने अभी बताया, RGB और CMY। तो आप चाहें तो इसमें अगर हमें यहाँ ब्लू चेंज करना है तो हम इसे ब्लू पे जा सकते हैं या सियान पे जा सकते हैं। अगर हम ब्लू पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने इस एरिया में हमें बता रहा है कि जो भी ब्लू है वो फोटोशॉप ने कितना सेलेक्ट किया है। पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्लू है और हमारा जो इमेज में ब्लू है वो मैच नहीं हो रहा है। तो हम इससे सियान पे जाएंगे, और जैसे हमने सियान्स पे गए, आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने जो भी हमारा कलर था वो शिफ्ट कर दिया इस साइड और थोड़ा सा ग्रीन के साइड में। अब ये हमारा काफ़ी सिमिलर कलर है, और अगर अब हम इसका ह्यू चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ब्लू एरिया था हमारे इमेज का, सिर्फ और सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो आप इससे चाहें तो कोई भी छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर सकते हैं कलर का। हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको किसी फोटो में किसी सब्जेक्ट का शर्ट का कलर चेंज करना है, अगर उसने पिंक शर्ट पहनी है, अगर अगर आपको चाहते हैं कि वो उसको ब्लू कर दें, तो आप वो इजीली अपना कलर इसमें सेलेक्ट करके वो आप इजीली आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यू और सैचुरेशन का। और इसके बाद से जो है हमारा वो है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट सिंपली आपका फोटो को डिसैचुरेट कर देगा और ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। ट्यूटोरियल के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है, और हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसमें हम हो सकता है कुछ डिज़ाइन करेंगे और हम उसमें और जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट है हम वो देखेंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, और आपको जो भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ उर्दू IT अकेडमी के डिस्कशन फोरम में मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपके सारे क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।